नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपन लोग एओडी को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ये चैप्टर कितना क्रूशियल है तुम ऑलरेडी जानते हो। वेटेज के पर्सपेक्टिव से 8 नंबर का आता है। ये 8 नंबर को हल्के में मत लेना। अगर तुम ओवरऑल सोचोगे ना 80 नंबर का तुम्हारा पेपर है दोस्त, उसमें से 8 नंबर यानी कि 10% का तो यहीं से ही पूछा जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। उसके साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से आता ही आता है जिसमें तुम फंसते हो। तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में भी फंसे होगे, तुम अपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी फंसे होगे। तो तुमको मैं इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बहुत कम टाइम के अंदर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। कोई कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छी तरीके से अभी तक नहीं भी समझ आया होगा ना, इस वीडियो के बाद पक्का समझ आ जाएगा। आफ्टर दैट मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन की अप्रोचेस भी डिस्कस करूंगा। जहां पे तुम फंसते हो एप्लीकेशन में ही तो फंस रहे हो ना तुम इस चैप्टर में, इस वीडियो के बाद नहीं फंसोगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को, यहां पर सारी चीजें दी हुई हैं और एक एक करके मैं सब डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन हाँ, वीडियो को चालू करने से पहले मैं ये बता दूं, इस सीरीज के अंदर ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस और इंटीग्रेशन की ऐसे ही वीडियो डाल चुका हूं। जाके उन दो वीडियोस को भी जरूर देख लेना। इन दोनों चैप्टर्स में, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इंटीग्रल्स में, अगर तुमको कॉन्सेप्चुअली कुछ भी गैप दिखता है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, एक बारी मेरी ये वीडियोस देख के देखना, तुमको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। हम लोग 5th चैप्टर में डेरिवेटिव की अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं, उसी को ही अप्लाई करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हम लोगों को यार dy/dx की अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है जहां पर ग्राफिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। फिर आता है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जहां पर हमको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों टेस्ट समझने हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ लेते हैं और फर्स्ट को एकदम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा। लेकिन ध्यान रखो, सीबीएसई अब ये भी बोल रही है डायरेक्टली अपने सवालों में कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करो। तो आपको दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद रिसेंटली सीबीएसई को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से बहुत प्यार हो गया। बच्चे इसको स्किप कर देते थे, लेकिन अब आप इसको नहीं छोड़ सकते हो सकता है कि 5 नंबर का एक ऐसा सवाल आए जिसमें 2 नंबर का आपसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बातचीत हो रखी है। तो आपको बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखोगे, अपने आप ही सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। dy/dx ऑलरेडी आपको पता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद आपको मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कि यार मान लो y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो ये y है ना, ये x पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारी चीजें आपको आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएंगी, ध्यान रखना। और यहां पर जो ये x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये राजा आदमी है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब dy/dx क्या होता है, सबसे पहले dy को समझो। dy का मतलब है चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन x। और जब आप इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रेट की फॉर्म में डाल देते हो dy/dx, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको एक और तरीके से आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल कराता हूं, आपको इससे इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस है r। एरिया के ऊपर बात करेंगे। एरिया का फॉर्मूला हमको पता है सर्कल का क्या होता है, πr²। तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन r। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। तो अपन ने क्या किया यार, फिगर आउट करने की कोशिश करी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या करेंगे इसके लिए, dA/dr निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r किया। तो अब देखो ये क्या आया, 2πr। तो तुमको दिख रहा है dA/dr, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस, है ना, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, वो भी तुमको दिख रहा है यहां पर। अब सवाल कैसा आएगा, यही पूछ लेगा तुमसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बताओ एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन r इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ही आपको रेट ऑफ चेंज के ऊपर बात करनी होती है। तो मेरा क्या हो जाएगा, dA/dr when r equals 5, this will be equal to 2π times 5, that is 10π। खत्म। तो ऐसा ही सवाल आएगा जहां पर वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप लोगों से रेट ऑफ चेंज के बारे में सवाल करेगा।
इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी है, dx by dt वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, d2x by dt2 एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, जहां पर x क्या है डिस्प्लेसमेंट और t क्या है टाइम। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें नहीं, आपको पता है इसको अप्लाई कैसे करना है, लेकिन यहां पर मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, फिर मोनोटोनिक करके भी कुछ आ जाता है, नॉन मोनोटोनिक करके भी कुछ आ जाता है। इन सारी टर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इसी में ही बच्चा झूंझता रहता है क्योंकि उसको ढंग से समझाया नहीं जाता। आप लोग बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे, सब कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है यार, ध्यान से समझना। y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ है, आपने क्या किया, 2 पॉइंट इसकी डोमेन में इमेजिन किए, x1 और x2, ठीक है। और किस तरीके से इमेजिन किया, आपने बोला कि भाई x2 इज ग्रेटर देन x1 है, और आपको क्या दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू एट x2, जो बड़ा वाला पॉइंट है, शुड बी ग्रेटर देन द फंक्शन की वैल्यू एट x1। अगर आपको ये चीज हमेशा ट्रू दिखती है फॉर एवरी 2 पॉइंट्स, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसको विजुअलाइज भी बहुत इजीली कर सकते हो दोस्त। मान लो ये वाला छोटा पॉइंट है x1 और ये वाला बड़ा पॉइंट है x2, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू f of x2 है, यहां पे फंक्शन की वैल्यू f of x1 है। f of x2 को बड़ा करना है अगर f of x1 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसको आप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हो, फंक्शन आपको दिया होगा, आप डेरिवेटिव निकालोगे, ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशनिंग लगाओगे। अब दूसरा केस क्या आता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस था। दूसरा केस आता है इंक्रीजिंग फंक्शन का या फिर नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि वो डिक्रीज नहीं करेगा, वो इंक्रीज भी कर सकता है दोस्त और कांस्टेंट भी रह सकता है, लेकिन वो गिरेगा नहीं, ग्राफ डिक्रीज नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है वो सीधा सीधा बढ़ता चला जाएगा, वो कांस्टेंट भी नहीं होगा, इसलिए ये स्ट्रिक्टली वर्ड इसके आगे आ जाता है दोस्त। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट लगता है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहां पर अगेन आपने x1 x2 2 पॉइंट लिए सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, तो यहां पर f of x2 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू f of x1। और अप्लाई कैसे करेंगे, डेरिवेटिव निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब सेम होता है, आप लोग समझ गए होंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। नॉन डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो ये है ये वाला केस, ये है ये वाला केस, कि इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, भाई साहब गिरेगा नहीं बस। फिर आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से समझना, सेम कॉन्सेप्ट है अगेन। अब यहां पर अगर आपने x1 x2 2 पॉइंट लिए सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, और ये हर 2 पॉइंट जो आप इमेजिन कर रहे हो ना उसके लिए ट्रू होना चाहिए। तो यहां पर x2 ग्रेटर देन x1 लिया, तो यहां पर f of x2 विल बी लेस देन f of x1। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। इमेजिन करो सर के साथ फटाफट से, मान लो ये x1 है, ये x2 है, x2 आपका बड़ा है x1 से, ठीक है, लेकिन f of x1 आपका f of x2 से बड़ा है, यानी कि आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो ये डिक्रीज होता हुआ ही तो ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता हुआ ग्राफ है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, लेस देन 0 वाली कंडीशनिंग लगा देंगे। फिर आता है डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अंतर समझ आना चाहिए, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग सेम क्यों है ये समझ आना चाहिए सारी बातें आपको। अगेन यहां पर अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो यहां पे इक्वल टू वाला केस और आ जाता है, जैसे ऊपर आया था, f of x2 विल बी लेस देन इक्वल टू f of x1। इसको अप्लाई कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट को, डेरिवेटिव निकाल के लेस देन इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सारी चीजें इमेजिन कर लो अच्छे से। यहां पर आपको दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीज ही करता चला जा रहा है, कांस्टेंट भी नहीं हो रहा कहीं पे, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। शिट, एक सेकंड रुकना दोस्त, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या हुआ यार, जादू हो रहा है क्या कुछ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पर आपको दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज किया, डिक्रीज नहीं किया ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो क्या,
नॉन डिक्रीजिंग। दोनों बातें एकदम सही हैं और वो आपको फंसाने के लिए कोई सी भी टर्म यूज कर सकता है। उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहीं पे कांस्टेंट तक नहीं हो रहा, सिर्फ गिरता चला जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग है या फिर नॉन इंक्रीजिंग है, डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। यहां पे देखो इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। यहां पे फंक्शन में दोनों बिहेवियर आ रहे हैं, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी। अब देखो यहां पर मैं एक और कॉन्सेप्ट को, एक और टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मोनोटॉनिक और नॉन मोनोटॉनिक। मोनोटोन का मतलब होता है कि वो एक ही टोन शो करेगा, नॉन मोनोटॉनिक का मतलब होता है कि वो एक टोन शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे वो इंक्रीजिंग भी है, फिर कांस्टेंट भी है, फिर डिक्रीजिंग भी है, तो यहाँ पर वो एक टोन नहीं शो कर रहा है, इसलिए ये नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन है। एक टोन शो करने का मतलब क्या है कि या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। जैसे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, जैसे ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हो क्योंकि एक ही बिहेवियर है, इंक्रीज ही कर रहा है या फिर कांस्टेंट है। यहां पर भी अगेन आपको उतरता चढ़ता ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो ये भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या फिर इसको भी आप नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोल सकते हो। मोनोटोनिक फंक्शन का सिंपल सा मतलब है अगर आपका ग्राफ एक ही टोन शो करे, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कांट बी बोथ, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से समझना यार। मैक्सिमा मिनिमा में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका लोकल मैक्सिमा मिनिमा का और एक होता है आपका ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा जिसको बोला जाता है। आपका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्या है उसको बाद में समझेंगे, पहले आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। लोकल का मतलब है कि लोकल गुंडा, और ग्लोबल का मतलब है कि पूरी की पूरी डोमेन के अंदर जहां तक ग्राफ फैला हुआ है उस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर घूमना। यहां पे देखो मैंने एक रैंडमली ग्राफ लिया हुआ है, ऐसे चढ़ा फिर गया, फिर चढ़ा फिर गया, फिर चढ़ा फिर गया। अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं, इस वाले पॉइंट को, 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 और आपको बोलूं कि इन पॉइंट्स को ना इनके आसपास वाले पॉइंट से कंपेयर करो, तो अगर आप इस वाले पॉइंट को इनके आसपास वाले पॉइंट से कंपेयर करोगे तो ये सबसे ऊंचा बैठा हुआ दिखाई देगा, ये यहां पे राजा है अपने आसपास के लोगों में। लेकिन मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो आप बोलोगे कि ये गरीब है, लेकिन मेरे को अभी नहीं करना है इसको सिर्फ आसपास वाले लोगों से ही कंपेयर करना है। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि यार एक गली होती है, फिर मोहल्ला होता है, फिर शहर होता है, तो गली में भी अमीर लोग होते हैं, फिर उस गली से बाहर निकलोगे तो आपको और अमीर लोग मिलेंगे, फिर उस मोहल्ले से बाहर निकलोगे तो आपको और अमीर लोग मिलेंगे। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है यहां पर। अगर आप इसकी एकदम प्रॉक्सिमिटी में देखोगे, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नेबरहुड में देखोगे, तो ये अमीर दिख रहा है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमा कहलाता है। यहां पर ये अपने आसपास लोगों से बैठा हुआ गरीब दिख रहा है, इसलिए इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। यहां पे ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ये भी लोकल मैक्सिमा हो गया, ये लोकल मिनिमा हो गया, ये लोकल मिनिमा हो गया। लेकिन अगर बात आती है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फिगर आउट करने की, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फिगर आउट करने की, तो आपको इन सारे के सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को आपस में कंपेयर करके देखना होता है कि सबसे बड़ा राजा कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है। फिर उसके बाद आप फिगर आउट करते हो ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा, ग्लोबल मिनिमा कौन सा होगा। ध्यान रखना ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट में आपको एंड पॉइंट भी देखने होते हैं, आपको एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं, उस पे भी आपका मैक्सिमा मिनिमा लाई कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है जो यहां पर मेंशन है। ठीक है, अब आते हैं दोस्त कॉन्सेप्ट पे। एक ही स्लाइड में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सब मिल जाएगा, यही खासियत है इस लेक्चर की। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने माइंड मैप कर रखा है सारी चीज। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, गले की ना बैंड बज रखी है, पानी पी लो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें, अगेन y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, आपको करना क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, आप लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए फंक्शन को। डिफरेंशिएट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर आपका f' जीरो दिखे या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, दोनों के दोनों टाइप्स आते हैं इसमें, ध्यान रखना।
ये भी सवाल आता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स में क्या फर्क होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब कि आपको f डैश एक्स इक्वल टू 0 वाली कंडीशनिंग भी लेनी है और f ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है जहां पे, वो भी लेना है। स्टेशनरी पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशनिंग आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा ना, आपको दूसरों के वन शॉट्स में ये सब इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी, लेकिन सीबीएसई इन सब छोटी छोटी बातों पे अब आपको टेस्ट कर रहा है। कॉम्पिटेंसी का जमाना है भाई। तो अपन ने क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए, मान लो अपने 2 3 4 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आने थे आ गए। अब अपन लोग क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को उठा के इनका बिहेवियर देखेंगे। पिक क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ऑब्जर्व साइन ऑफ f डैश x अराउंड दैट पॉइंट। मान लो आपने कोई C1 पॉइंट उठाया, क्रिटिकल पॉइंट है मान लो C1, आप लोग क्या करोगे, f डैश x का साइन देखोगे अबाउट C1। तो C1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाल के अपन लोग ये चेक करते हैं। अगर आपका f डैश x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा आएगा। सर ये याद कैसे करूं, बहुत इजी है यार। मान लो कोई सा भी क्रिटिकल पॉइंट है C1, ठीक है, आपने इससे छोटी वैल्यू डाली, इससे बड़ी वैल्यू डाली, किसमें, f डैश x में डालनी है, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, f डैश x पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो किस तरीके की शेप दिख रही है, मैक्सिमा दिख रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, मान लो C1 ये रहा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव किस टाइप की शेप दिख रही है, मिनिमम। और अगर साइन चेंज नहीं होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बातचीत होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैं और डिस्कस करूंगा, अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि साइन चेंज नहीं होता है तो वहां पर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखता है। उसके बाद ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ये यहाँ पे रिपीट कर दिया मैंने। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपन लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा प्यारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, लेकिन मैंने आपको बताया दोनों की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो स्पेसिफिकली बोल देता है कि इस सवाल को फर्स्ट डेरिवेटिव से करो, इस सवाल को सेकंड डेरिवेटिव से करो। अगेन इसका भी फर्स्ट स्टेप सेम है, आप लोग f डैश x निकालेंगे, फिर आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे जहां पर आपका f डैश x 0 हो या फिर f ऑफ x डिफरेंशिएबल ना हो। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को उठा के आप लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और इन सारे पॉइंट्स को डाल के देखेंगे। अगर लेस देन 0 आपको मिल रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उसमें मैक्सिमाइज होगा आपका फंक्शन। ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा वाला पॉइंट है, और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हमको फर्स्ट डेरिवेटिव के पास ही जाना पड़ता है हेल्प के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, सारी चीजों को चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अगर तुमको इस पूरी की पूरी पीडीएफ का इस पूरे के पूरे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो तुम वो भी मुझे बता देना, तुम कमेंट कर देना, मैं तुमको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने एक नया अकाउंट बनाया है क्लास 12 गगन सर करके, ठीक है, वहां पर तुम लोग पीडीएफ की डिमांड कर सकते हो मेरे से, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है मेंटोरशिप ग्रुप करके है, वहां पर मैं बच्चों से रेगुलरली कनेक्ट करता हूं हर वीक, तुम वहां पर भी आके डिमांड कर सकते हो, तुमको बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे से पर्सनली कनेक्ट करने के। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर बातचीत करते हैं अच्छे से, क्योंकि इसको सिर्फ थ्योरी में नहीं समझना है। अब एनसीईआरटी में इसको सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे अब अच्छे सवाल आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सीधा सीधा मतलब है जहां पर आपका ग्राफ कर्वेचर चेंज करे, कॉन्केविटी चेंज करे, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो या फिर कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम मिनिमा के बीच में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको बताता भी हूं, जैसे मान लो आपका कोई ग्राफ है वो ऐसा जा रहा है, ये रहा आपका मिनिमा, ये रहा आपका मैक्सिमा, तो यहां पर आपको एक ऐसा इंस्टेंस दिखेगा जहां पे आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है ग्राफ का, तो यहां पर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, जैसे यहां पर मेंशन किया हुआ है मैंने। ये आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। ये y = x³ का ग्राफ है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, y डैश निकालते हो, आपको 3x² मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, x = 0। अब यहाँ पे y डबल डैश देखो आप, क्या आएगा, 6x। अब यहाँ पर अगर आप x = 0 डालते हो, क्रिटिकल पॉइंट डालते हो, तो आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो,
ये x इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। ये पता है कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है। तो आप लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जब सवाल आए ना, तो या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ध्यान से समझना। आप लोगों को डबल डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx2 का साइन देखना है। अगर इसका साइन चेंज हो रहा है अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे यहां पर 6x है, मैं यहां पर अगर 0 से छोटी वैल्यू डालूं और 0 से बड़ी वैल्यू डालूं, तो हाँ ये जा रहा है ना नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपका d2y/dx2 का साइन चेंज हो रहा है अबाउट x इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हाई दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही चीज आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है बच्चों के लिए समझना, ठीक है। और इस पे सवाल मैं एक्चुअली तुमको बता दूं ताकि तुमको इसकी सीरियसनेस समझ आए और तुम इस कॉन्सेप्ट को मिस ना करो। तुम्हारे पिछले साल के ऑफिशियल सैंपल पेपर में इससे सवाल था 5 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का सवाल जो सेकंड पार्ट था वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही बेस्ड था। हो सकता है सेम टाइप का सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे सेट में आ जाए, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करना दोस्त। बात समझ आ गई है? इसी को मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी समझा देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा y डैश हो गया ये, ठीक है। अब मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है यार? ये है। मेरे को क्या करना है? y डैश का साइन देखना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखो 0 से छोटी वैल्यू डालू, 0 से बड़ी वैल्यू डालू, साइन चेंज होगा क्या? नहीं, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो तुमको अपने आप पता चल गया ना क्या है ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, या फिर ये d2y/dx2 वाला फंडा भी देख सकते हो। इस अगर तुमको d2y/dx2 का साइन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कुछ सवालों पर आते हैं। सबसे पहले एक रेट ऑफ चेंज की प्रॉब्लम कराता हूं। अच्छी प्रॉब्लम है, इसी से ही तुम लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक लैडर है, तुमको क्या पूछा हुआ है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 5 मीटर away from the wall। तो ये जो है ना, जो ये लैडर का फुट है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट साइड में भाग रहा है। अब इमेजिन करो जब ये यहां भाग रहा होगा तो ये वाला एंड नीचे भी तो आ रहा होगा, और जो लैडर की लेंथ है ये तो हमेशा ही 13 रहेगी, ये तो कांस्टेंट रहेगी दोस्त। अब उसने तुमसे बोला क्या है? मुझे बताओ हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग जब आपका 5 मीटर दूर है ये। तो मैं इसको बोल देता हूं h, इसको बोल देता हूं x मान। तो सबसे पहले मेरे को पता है कि यार h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मेरा 13 स्क्वायर यानी कि 169 के बराबर आना चाहिए। सर ये क्या कर दिया? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए दोस्त, और कुछ नहीं किया। अब आप लोगों को यहां पर सबसे पहले ना डिकोड करना पड़ेगा कि आप लोगों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, और यहां पर भी उसने वही बोला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ कि ये जो हाइट है किस तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पर इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2h फिर dh/dt प्लस 2x dx/dt, और यहां पर हो जाएगा 0, है ना? ये तो कांस्टेंट है। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 मेरा गया है ना, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आपको मिलेगा h dh/dt इक्वल्स माइनस x dx/dt। और मेरे को खोज किसकी है? मेरे को इसकी खोज है। तो यार यहां से dh/dt को अगर मैं आइसोलेट कर दूं, आइसोलेट का मतलब क्या है? जिसको निकालना है उसको अलग कर दिया। यहां से आ जाएगा माइनस x/h dx/dt। अब जो ये राइट साइड में है, देखो कि ये तुमको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुमको डिकोड करना है कि यार तुमको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, मैंने किया। उसके बाद जो मेरे को चाहिए मैंने उसको आइसोलेट किया। यही अप्रोच तुमको हर सवाल में लगानी है, रेट ऑफ चेंज के ध्यान रखना। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो तुमको दिख रहा है ये तुमको दिया हुआ है, तुमको बस पहचानना है कौन सी चीज क्या है। dx/dt इज ऑलरेडी गिवन टू यू, यही तो x है ना, तो इसका रेट ऑफ चेंज तो तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो इसकी जगह डलेगा दोस्त 2। और यहां पर माइनस साइन क्यों है? क्योंकि यहां पे डिक्रीजिंग वाला क्राइटेरिया तुमको दिख रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना यार ये h विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां पर ये x और h की जगह क्या रखूं? देखो
x तुमको दिया हुआ है कि तुमको इस इंस्टेंट पे बताना है dh/dt, तो x की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, और h की जगह क्या आएगा दोस्त, जब ये 5 होगा तो तुम्हारा h किसके बराबर होगा, 5 12 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना ये, तो ये 12 के बराबर होगा, तो यहां पर आ जाएगा 12, यहां पर आ जाएगा 2, तो -5/6 का रेट है बेटा, ये तुम्हारा आंसर है। मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया स्टार्टिंग में तुमको बोला था ना, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुमको चीजें निकालने को बोलेगा, उस इंस्टेंट के हिसाब से कुछ फैक्ट्स तुमको दिख रहे होंगे, उन फैक्ट्स को डाल देना। जैसे मेरे को पता था कि उसने 5 वाला इंस्टेंट लिया है, तो इस इंस्टेंट पे तो ये 12 ही होगा ना, और मेरे को इसकी जरूरत थी यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डायरेक्टली, सवाल समाप्त। फिर यार ऐसे सवाल आएंगे जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर तुमको इंटरवल वाले क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी दे सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे सकता है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। इस पे बहुत वैरायटी के सवाल बनते हैं। मैं तुमको एक सिंपल सा सवाल करवा के सारी चीजें समझा रहा हूं। इसमें तुमको और सवाल कहां से करने हैं वो भी मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद। इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मैं y डैश निकालूंगा, 3x² + 12x। अब इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस पे बहुत आराम से देख लिया करो सवाल को। इंक्रीजिंग है इसलिए मैं यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस पे जाऊंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा, x कॉमन ले लूंगा, 3x ही कॉमन ले लो। एक काम करो, अंदर क्या बचेगा, x + 4, तो यहां से मेरे को x = 0 और x = -4, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब यहां पे इंटरवल वाले सवालों को कैसे करते हैं, वेवी कर्व मेथड आपने पढ़ा होगा, रिवाइज करवा रहा हूं। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे डाल दो। अब आपको खोज क्या करनी है दोस्त, कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, साइन ही तो देखना है ना। जहां पर वो ग्रेटर देन आपको इक्वल टू 0 दिखे, उस वाली रेंज के अंदर इंक्रीजिंग हो जाएगा, अदरवाइज डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो 0 से ऊपर, आप इसको लॉजिकली भी कर सकते हो, यहां पर 0 से ऊपर वाली वैल्यूज डालोगे, मतलब ये वाला जो जोन है आपका, तो ये भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, ये भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट भी पॉजिटिव दिखेगा, तो यहां पर आपको इंक्रीजिंग कैरेक्टर दिखेगा। -4 to 0 के बीच में कुछ भी डाल के देखो, जैसे -3 डाल के देखो, -2 डाल के देखो, या फिर -1.5 डाल के देखो, कोई सी भी वैल्यू डाल के देखो, आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग कैरेक्टर दिखेगा। फिर -4 से जब छोटी वैल्यूज डालोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर अगेन आपको इंक्रीजिंग कैरेक्टर दिखेगा। तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, एक तो हो जाएगा -∞ से -4, -4 इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा, इंक्रीजिंग है इसलिए इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इक्वल टू वाला केस मेरा चलेगा। यूनियन 0 से ∞, ये आपका उत्तर है। बहुत आराम से करना यार, कहीं पर छोटी सी भी गलती कर दी ना, यहाँ पे स्क्वायर की जगह सर्कुलर ब्रैकेट ले लिया और एग्जामिनर का नजर पड़ गया, वो आधा मार्क्स काट देगा। फिर तुम घर पे आके सोच रहे हो यार ये पूरा सवाल तो मैंने सही किया था, मेरा आधा या 1 मार्क कहाँ कट गया, मेरे तो यार 75 आने थे, मेरे 73 कैसे आ गए। तो ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स होंगी तुमसे एग्जाम में, और यही चीजें हमको एग्जाम से पहले सुधार लेनी है। चलो एक और सवाल देखते हैं। यार देखो, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वैरायटी ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उनको ना अप्रोच करने का तरीका ना सेम है, कि तुमको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा फंक्शन को, फिर उस फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते वक्त तुमको कैलकुलेशन का ध्यान देना पड़ेगा, तुमको डिफरेंशिएट बहुत आराम से करना पड़ेगा, तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। अप्रोच मैं तुमको सिखाता हूँ। जैसे ये तुम्हारा 2023 में ये सवाल आया हुआ है, 2023 का PYQ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 या 2024 का PYQ है। तो आपको एक एलिप्टिकल ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, उस ग्राउंड की इक्वेशन ये, इस ग्राउंड में हमको एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाना है खेलने के लिए, और इस तरीके से बनाना है कि ये मैक्सिमम एरिया का हो, और आपको दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का जो लेंथ है वो 2x है, और जो विड्थ है या फिर ब्रेथ है वो 2y है। डिजाइन अ रेक्टेंगुलर फील्ड इनसाइड विद मैक्सिमम एरिया, ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो सवाल कैसे दिया हुआ है, राइट a इन टर्म्स ऑफ x, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2x टाइम्स 2y, लेकिन x के टर्म्स में लिखना है तो x और y को रिलेट करना पड़ेगा, वो कहां से होगा, यहां से। तो फटाफट से यहां पे देखते हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां से y² बटा b² हो जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाय a², है ना। इस चीज को अगर मैं रब कर दूं और ऐसे लिख दूं
तो कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। अब यहां से मैं अगर इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब करना क्या है, y को आइसोलेट करना है, तो यहां से आपको रूट करना पड़ेगा, बोलो आया ना। तो y इक्वल्स, अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएंगे, आप प्लस वाला ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट आपका x, y हो जाएगा, तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना। तो y इक्वल्स बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, रूट करोगे तो ये b बाय ए हो जाएगा, और फिर अंदर क्या रहेगा दोस्त, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स आप कैसे लिख सकते हो, एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई नहीं लगाता वरना कंफ्यूज हो गए, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ दिस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका पहले सवाल का उत्तर। अब देखो यहां पर एक भयंकर सी चीज आई है, इसको आपको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो सेकंड सवाल क्या कह रहा है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैं इसको पूरा तो नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि फिर यार क्विक वन शॉट में और एक नॉर्मल वन शॉट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मेरा पर्पस क्या है, तुमको समझाना कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग डी ए बाई डी एक्स निकाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, वहां से हमारा सेकंड सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड ही तुमको मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट करना है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ दैट मैक्सिमाइजेस द एरिया। तो आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसी के फिर क्या करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, d2a बाई dx2 करोगे, और क्रिटिकल पॉइंट का वहां पे रख के देखोगे कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर मैक्सिमाइज करोगे एरिया को। सवाल समाप्त हो जाएगा। इसी टाइप के आपको और सवाल करने हैं। इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों को ललकार सीरीज का ये वाला लेक्चर देखना है, 1 घंटे 4 मिनट का है, और इसमें मैंने हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिखेंगे। इसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखेंगी, जैसे मैक्सिमम मिनिमा का ये बहुत अच्छा सवाल था। ये ऐड आ गई है यार, ऐड को स्किप करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि एंड में मैंने यहां पर सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है दोस्तों आप लोगों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है। अगर आपने ये 1 घंटा का लेक्चर देख लिया तो आप लोग अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज्यादा सक्षम हो जाओगे। सोचने का आप लोगों का तरीका थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना आ जाएगा। तो इस वीडियो के तुरंत बाद ये ललकार सीरीज वाला एओडी का लेक्चर जरूर देख लेना। मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक लगा दूंगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अब आप लोगों का क्या काम है, कमेंट करके मुझे बता दो। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो बता दो। इसके बाद इसी सीरीज में नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए, जिस भी चैप्टर में आपको इस वक्त थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल गैप फील हो रहा हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में गैप फील हो रहा हो, वो मेरे को बताओ। मैं ऑलरेडी वन शॉट सारे कवर कर चुका हूं अपने चैनल पर, तो अगर मैं दोबारा से 3-3.5 घंटे के कोई वन शॉट्स बनाता हूं तो मेरे को लगता है मैं वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे कोई क्विक रिवीजन वाले वन शॉट्स आप लोगों के लिए बना दूं, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प होगी कि आपको फटाफट से कोई चैप्टर रिवाइज करना है या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है वो जल्दी से समझना है, तो आप वो इन क्विक वन शॉट से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।